हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल। आप सबको नमस्कार। वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स नेविगेटर। कैसे हैं आप लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास, जहां पे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th बहुत ज़ोरों शोरों से। मैंने क्लास 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आज से 1 महीने पहले पढ़ाया था, जहाँ पे बस मैंने उसमें 4 लेक्चर दिया था। तो कोई बात नहीं, चलिए फिर से शुरू करते हैं उसको और फिर से एक नया जर्नी को स्टार्ट करके उसको अंत तक ले जाएंगे। पूरे क्लास 12th के फिजिक्स को पूरे बढ़िया से, बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे, ठीक है। आज का जो रिवीजन का लेक्चर है वो क्वेश्चन के थ्रू जाएगा और इतने क्वेश्चंस कराऊंगा कि पूरे जो 4 लेक्चर्स मैंने जो पास्ट में कराए हुए हैं वो पूरा क्लियर हो जाएगा बहुत बढ़िया से। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है। इस क्वेश्चन को बहुत बढ़िया से एनालिसिस करके इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। बहुत दिन हो गया पढ़ाए हुए, मैं समझता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। आप अगर रिवीजन करते होंगे तो ये क्वेश्चन आपसे सोल्व हो जाएगा। नहीं भी करते होंगे तो सोचिएगा तो सोल्व हो जाएगा, ठीक है ना। जल्दी कीजिए, इसे फटाफट कीजिए सोल्यूशन इसका। 1 मिनट है आपके पास, जल्दी पॉज करके कीजिए, फिर मैं करता हूँ, ठीक है। देखिए मैं करता हूँ इसका सोल्यूशन। देखिए सॉल्यूशन करने से पहले मैं इतना आपको बता देना चाहता हूँ कि घबराइए मत किसी भी चीज़ के लिए। मैं आपको हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से, समझ रहे ना, समय दे के बहुत अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए, पहला बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट। इसमें से पूरे 6 स्टेटमेंट दिए गए हैं। कौन सा स्टेटमेंट है जो सही नहीं है, मतलब नॉट करेक्ट पूछ रहा है, ठीक है ना। नॉट करेक्ट पूछ रहा है। यहाँ पे PQRS ऑप्शन दिए हुए हैं, समझ में आ रहा है ना। देखिए पूरा एग्जामिनेशन जैसा क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आता है, इतना ही लंबा लंबा, लेकिन होता है बहुत आसान है, कॉन्सेप्चुअल होता है। अगर मेमोराइजिंग पावर आपका अच्छा होगा तो सवाल बन जाएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है यहाँ पे कि चार्ज ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, इज देयर इंटरनल प्रॉपर्टीज। फंडामेंटल पार्टिकल का जो चार्ज होता है वो उनका इंटरनल प्रॉपर्टी है। चलिए मैं इसको बताता हूँ कैसे है। ये स्टेटमेंट सही दिखा हुआ है, पहला स्टेटमेंट सही है। कैसे है मैं बता रहा हूँ। जैसे मैं बोलूँ कि मेरा नाम संस्कार है और संस्कार का जो ये हाथ है वो उसका इंटरनल प्रॉपर्टी यहाँ है भाई, सीधी सी बात है। ये बाल है, उसका इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स है, इंटरनल प्रॉपर्टी है, समझ में आ रहा है ना। ये होठ है, इसका इंटरनल प्रॉपर्टी है, समझ में आ रहा है ना। लेकिन ये मार्कर बोलो तो ये मार्कर में इंटरनल प्रॉपर्टी थोड़े, ये मार्कर तो कहीं बाहर से आया हुआ है, समझ में आया ना, ये बाहर से आया हुआ है, ठीक है। तो ये सही है इसका, क्योंकि चार्ज जो होता है इलेक्ट्रॉन पे वो होता है -1.6 × 10⁻19 कूलम, और चार्ज जो होता है प्रोटॉन पे वो होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। वो जो है ना वो पहले से उसमें होता है वो चार्ज, समझ में आ रहा है। ये कोई ऐसा नहीं कि कोई बाहर से ला कर देता है उसमें, समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे इसलिए ये आंसर अपना मतलब ये सही है, कहने का मतलब ये स्टेटमेंट सही है, आंसर नहीं होगा। आंसर तो हम यहाँ से लेंगे, ठीक है ना। देखिए बी नंबर, चार्ज ऑन ए बॉडी डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इनसाइड द बॉडी। सही बात है, कोई भी बॉडी पे चार्ज आता है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों पे डिपेंड करता है। कैसे? क्योंकि प्रोटॉन के कंपेयर में अगर इलेक्ट्रॉन कम होते हैं तो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और प्रोटॉन के कंपेयर में अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं तो निगेटिव चार्ज आएगा, समझ में आया ना। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों डिटरमाइन करता है चार्ज किसी बॉडी पे, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा देखिए, प्रेजेंस ऑफ चार्ज इज कन्विंसिंग प्रूफ ऑफ प्रेजेंस ऑफ मास। भाई ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको क्या बताया था कि चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। चार्ज कभी भी देखिए, चार्ज जो होता है ना कभी भी मास के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता। कहाँ में एग्जिस्ट करेगा? हवा में, समझ में नहीं रहा। हवा में चार्ज एग्जिस्ट करेगा, करता है, लेकिन हवा का भी क्या है, वजन है, समझ में आ रहा है ना। हवा का भी वजन है। तो चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। तो यही स्टेटमेंट बोल रहा है कि अगर है किसी बॉडी पे चार्ज है तो गारंटी है कि उसमें मास होगा, तो सही है। प्रेजेंस ऑफ चार्ज इज ए कन्विंसिंग प्रूफ ऑफ प्रेजेंस ऑफ मास, ये सही स्टेटमेंट है, ये भी सही स्टेटमेंट है। लेकिन अपने को क्या चाहिए, अपने को नॉट करेक्ट चाहिए। तो 3 स्टेटमेंट तो सही आ गया। आप देखिए नेक्स्ट, द मास ऑफ ए बॉडी रिमेन्स सेम आफ्टर बीइंग चार्ज्ड। बॉडी का मास सेम रहता है चार्ज होने के बाद। अरे चार्ज कब होता है, चार्ज कब होता है, आप बताइए कि चार्ज कब होता है। सॉल्यूशन में यहाँ पे करता हूँ, देखिए डी नंबर स्टेटमेंट, देखिए डी नंबर, वहाँ तक तो आप देख लिए, आपको कन्विंस कर दिया कि हाँ ABC सही है, कैसे, ठीक है ना। डी नंबर देखिए, डी नंबर में आपको बताना चाहता हूँ कि चार्ज इज क्रिएटेड बाई ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉन का जब हम ट्रांसफर करते हैं तब चार्ज का क्रिएशन होता है। तो इलेक्ट्रॉन का जब ट्रांसफर होता है तब चार्ज का क्रिएशन होता है। तो कैसे होता है ये, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, समझ में आ रहा है। इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ तो चार्ज का क्रिएशन होगा, इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ तो चार्ज का क्रिएशन होगा। तो इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है तो उसके साथ कुछ मास भी तो आ रहा है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो उसके साथ कुछ मास भी तो जा रहा है। जब मास आ रहा है, मास जा रहा है, तो मास तो चेंज हो गया। तो यहाँ पे क्या लिख रहा है, यहाँ पे स्टेटमेंट लिख रहा है, द मास ऑफ ए बॉडी रिमेन्स सेम आफ्टर बीइंग चार्ज्ड। भाई चार्ज का क्रिएशन करने के बाद कभी मास सेम नहीं रहेगा। अगर लॉस हुआ इलेक्ट्रॉन तो मास जो होगा कम हो जाएगा, अगर गेन हुआ इलेक्ट्रॉन तो मास जो है बढ़ जाएगा। इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो पहला तो हमको मिल गया, समझ में आ रहा है, पहला मिल गया। देखिए अब दूसरा, ई नंबर देखिए, चार्ज इज नॉट कंजर्व्ड इन न्यूक्लियर रिएक्शंस। यहाँ पे आप बात ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, एक स्टेटमेंट यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ ई नंबर के लिए कि चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। मैं लिखाया था ना, चार्ज इज
ऑलवेज कंजर्व्ड विदाउट एनी एक्सेप्शन, एनी एक्सेप्शन। कोई भी ऐसा जो है ना प्रमाण आज तक नहीं मिला है जो चार्ज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को मतलब जो है डिनाई कर दे, समझ में आ रहा है, उसका कोई लिमिटेशन निकाल दे, कोई ये भी ऐसा नहीं है। तो न्यूक्लियर रिएक्शन में जो है ना मास जो होता है ना, मास कंजर्व नहीं होता है, लेकिन चार्ज वहाँ पे कंजर्व होता है। तो चार्ज इज नॉट, यहाँ पे होना चाहिए स्टेटमेंट चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड इन एवरी रिएक्शन, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हुआ है, यहाँ पे नॉट कंजर्व लिखा। आप देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट, एफ नंबर स्टेटमेंट को आप समझिए, समझ में आ रहा ना। ऐसा स्टेटमेंट जो है ना आपने नहीं पढ़ा होगा, मैं गारंटी देता हूँ, जाकर कोई भी किताब कहीं भी ढूंढिए ऐसा स्टेटमेंट आपको नहीं मिला होगा। आपको क्या मिला होगा स्टेटमेंट, मैं बताऊंगा, ठीक है। पहले ये देख लीजिए क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ टाइम वेरिंग वेलोसिटी प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब यहाँ पे आपको समझना है टाइम वेरिंग वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ थोड़ा दिमाग दौड़ाइए, क्या होता है टाइम वेरिंग वेलोसिटी का मतलब। टाइम वेरिंग वेलोसिटी का मतलब होता है भैया, टाइम वेरिंग वेलोसिटी का मतलब मैं एक के लिए कर रहा हूँ, टाइम वेरिंग वेलोसिटी, टाइम वेरिंग वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, कुछ समझ में आ रहा है तो बताओ, नहीं तो मैं बताता हूँ, बताऊँ। इसका मतलब होता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी समय के साथ जब चेंज हो रहा है, अभी 10 मीटर पर सेकंड था, 20 मीटर पर सेकंड हुआ, 30 मीटर पर सेकंड हुआ, मतलब समय के साथ क्या हो रहा है, टाइम वेरिंग वेलोसिटी, टाइम वेरिंग वेलोसिटी, तभी तो एक्सेलरेशन आता है, समझ में आया। तो टाइम वेरिंग वेलोसिटी का मतलब हुआ यहाँ पे एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन जो होता है मतलब एक्सेलरेटेड चार्ज जो होता है ना, वही जो होता है प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। समझ में आया आपको। तो ये तीन चीज़ बताया था आपको। अगर चार्ज रेस्ट पे रहे, चार्ज एट रेस्ट, तो वो क्या प्रोड्यूस करता था, वो प्रोड्यूस करता था बस इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर मूव कर रहा था तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस कर रहा था। लेकिन अगर चार्ज एक्सेलरेटेड है, मतलब टाइम वेरिंग वेलोसिटी है, समझ में आ रहा ना, टाइम वेरिंग वेलोसिटी है, और उस पर चार्ज हम डाल दें, समझ में आ रहा ना, चार्ज, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, वो आपका प्रोड्यूस करने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड भी, मैग्नेटिक फील्ड भी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है, एक एनर्जी है, एनर्जी का फॉर्म है, समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पे ये हो गया, तो ये भी स्टेटमेंट आपका क्या हुआ, सही हुआ, ये स्टेटमेंट सही हुआ। डी ई बस गलत हुआ, ये स्टेटमेंट सही हुआ। तो अपना ऑप्शन कौन सा, डी ई आना चाहिए, डी ई, तो ये ऑप्शन हो जाएगा आर नंबर। देखिए आपको कितना अच्छा समझाया, तो घबराइएगा मत, किसी भी सवाल के लिए मैं पूरे 20 क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, आपका दिमाग का पूरा तार हिला दूंगा, ठीक है ना। चलिए नोट कीजिए जल्दी फटाफट इसे। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके बोर्ड पे है, ठीक है ना। इसको बहुत अच्छे से दिमाग लगाइए और सोल्व कीजिए 1 मिनट के अंदर में, ठीक है। पॉज करके जल्दी सोल्व कीजिए। हुआ सोल्यूशन इसका, देखिए मैं करता हूँ इसका सोल्यूशन। देखिए इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए आप। पहले लिखा हुआ कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इसमें ही पूछ दिया आपसे नॉट ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही नहीं है। देखिए यहाँ पे पी क्यू आर एस ऑप्शन दिया गया, इसमें चूज करना है। चलिए चूज करते हैं, बनाते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए पहला ऑप्शन है ओनली एक्सेलरेटेड चार्ज रेडिएट्स एनर्जी, ठीक है। एक्सेलरेटेड चार्ज एनर्जी रेडिएट करता है, कौन सी एनर्जी, कौन सी एनर्जी भाई, हीट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, फिजिकल एनर्जी, कौन सी एनर्जी, कौन सी एनर्जी, आप थोड़ा सोच सकते हैं। मैंने जो पिछला क्वेश्चन कराया उसके लास्ट में मैं बोल के क्या गया था कि जो एक्सेलरेटेड चार्ज होता है, मतलब टाइम वेरिंग वेलोसिटी वाला जो चार्ज होता है, वो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है ना, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एक फॉर्म ऑफ रेडिएशन है, समझ में आ रहा है ना। तो वही एक्सेलरेटेड चार्ज जो होता है ना, प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मतलब एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। तो वही स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ कि ओनली एक्सेलरेटेड चार्ज रेडिएट्स एनर्जी। तो चलिए मैं करता हूँ यहाँ पे सोल्यूशन, बहुत अच्छे से लिख भी देता हूँ, ठीक है, कि आप देखिए घबराइएगा नहीं। एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेटेड जो चार्ज होता है ना, यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ, एक्सेलरेटेड चार्ज वो प्रोड्यूस करता है, एक्सेलरेटेड चार्ज वो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही बोल सकते हो आप, रेडिएशन। और रेडिएशन जो होता है वो क्या होता है, कि एनर्जी तो होता है भैया, सीधी सी बात है, एनर्जी तो होता है। इसीलिए बोला जाता है कि एक्सेलरेटेड जो चार्ज होता है वो प्रोड्यूस करता है एनर्जी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्सेलरेटेड चार्ज रेडिएट्स एनर्जी, रेडिएट करता है एनर्जी को, ठीक है। आया समझे। तो पहला स्टेटमेंट तो अपना सही है, अपने को क्या ढूंढना है, नॉट ट्रू, तो ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। अब देखो क्लाउड्स गेट चार्ज ड्यू टू फ्रिक्शन। पहला क्लास आपको कराया था इलेक्ट्रिक चार्जेस का, फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस का, उसी में मैं आपको बताया था, पहले शायद 2-3 मिनट के अंदर बताया था, 2-3 मिनट के अंदर में, जब मैं इंट्रोडक्शन दे रहा था कि जब भी क्लाउड्स आपस में टकराते हैं तो ड्यू टू फ्रिक्शन उनमें चार्ज क्रिएट हो जाता है। लाइटनिंग का कॉन्सेप्ट आपको समझाया था, समझ में आ रहा है। अल्दो ये अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं आपको बताया था तो एक क्वेश्चन दे दिया, समझ में आ रहा है ना, कि आपका दिमाग भी खुला रहे, ठीक है ना। तो जो चार्ज होता है ना, मतलब क्लाउड्स में, वो पैदा होता है ड्यू टू फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शन के चलते, समझ में आया। मेथड्स ऑफ चार्जिंग का आ गया, समझ में आ रहा है। देखिए तो क्लाउड्स गेट चार्ज ड्यू टू फ्रिक्शन, सही स्टेटमेंट है ये, समझ में आया, ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट देखिए, इन कंडक्टर्स ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंड। कंडक्टर में और इंसुलेटर में आपको एक टेबल बनाया था, जो सबसे आज तक का सबसे बेस्ट टेबल है, समझ लीजिए। उसमें हर एक चीज़ था, हर एक चीज़ आपको बताया था। कंडक्टर बताया था, इंसुलेटर बताया था, फिर सेमी कंडक्टर भी बताया था। तो आपको कंडक्टर की कुछ प्रॉपर्टी बताई थी, फिर इंसुलेटर्स की कुछ प्रॉपर्टी बताई थी। कंडक्टर की प्रॉपर्टी में आपको क्या समझाया था, कंडक्टर में ये समझाया था कि
उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, जो पूरा मूव करते रहते हैं पूरे एटम के अंदर, समझ में आ रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव करते हैं पूरे एटम्स में। लेकिन यहाँ पे इंसुलेटर में क्या होता है, जितना भी टाइट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें टाइटली बाउंड होते हैं, इतने टाइटली बाउंड होते हैं ना कि वो फ्रीली मूव नहीं करते, जिनके चलते उनमें मतलब चार्ज का क्रिएशन नहीं होता, जिसके चलते इलेक्ट्रिसिटी पैदा नहीं हो सकता है इंसुलेटर्स में। लेकिन कंडक्टर्स में इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट ये लिखा हुआ है कि इन कंडक्टर्स ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंड। नहीं भैया, कंडक्टर्स में तो इलेक्ट्रिसिटी मूव करता है, समझ में, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है, मतलब चार्ज का क्रिएशन होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, तो इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड कैसे होंगे? ये तो इंसुलेटर की बात यहाँ पे लिख दी, तो ये स्टेटमेंट गलत है। समझ में आया? नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, नेक्स्ट लिखा हुआ इंसुलेटर्स हैव वीकली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स फ्री टू मूव इनसाइड कंडक्टर। ये बस मैंने स्टेटमेंट को अलट पलट दिया, यहाँ पे इंसुलेटर होना चाहिए था और यहाँ पे कंडक्टर होना चाहिए, तब जाके स्टेटमेंट ऐसा ही होता। लेकिन यहाँ पे इंसुलेटर के लिए ये बात गलत है, क्योंकि इंसुलेटर्स में जो होता है ना, टाइटली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होता है जो फ्रीली मूव नहीं कर सकता। समझ में आ रहा ना, फ्रीली मूव नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे कंडक्टर में ऐसा होता है कि टाइटली बाउंडेड नहीं होता, वीकली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो फ्री टू मूव इनसाइड कंडक्टर होते हैं, जिसके चलते चार्ज का क्रिएशन होता है और चार्ज के क्रिएशन के चलते इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। समझ में आ रहा ना? तो ये भी स्टेटमेंट अपना गलत है। मतलब स्टेटमेंट कौन से गलत है? दोनों स्टेटमेंट, सी और डी अपना, तो सी और डी अपना ऑप्शन हो गया। समझ में आया? बहुत है, समझ में आया? चलिए इसे नोट कीजिए जल्दी। ना मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, जल्दी 2 मिनट लीजिए और दोनों क्वेश्चन को सोल्व कीजिए जल्दी, समय नहीं लगना चाहिए, ठीक है ना? जल्दी हुआ सोल्व। देखिए मैं करता हूँ सोल्यूशन इसका। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो बोल रहा है कि द फेनोमेना ऑफ रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन ए बॉडी व्हेन एनी अदर चार्ज बॉडी इज ब्राउट नियर इट इज कॉल्ड बेवफा ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। लेक्चर नंबर 4 में आपको बताया था कि वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, जिसमें क्या होता है, कोई न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर के पास जब भी हम किसी चार्ज रॉड को लाते हैं, पास में लाना है, टच नहीं कराना है, पास में लाते हैं, तो उस न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर पे चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग हो जाते हैं। इसी को बुलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। समझ में आया? तो इसका आंसर होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। लेकिन यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए में फंसिएगा मत, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक चैप्टर है भैया, जो हम लोग को जाकर पढ़ना है, चैप्टर नंबर 6 है क्लास 12 फिजिक्स का, जिसको जाकर पढ़ना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक टॉपिक है, समझ में आया? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होगा। इंडक्शन यहाँ पर भी है, इंडक्शन यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पे फंसता नहीं है, ठीक है ना? देखिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ क्योंकि दूसरा क्वेश्चन कराने के लिए समझाना बहुत अच्छा है, जरूरी है। देखिए क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में, कोई भी न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर होता है जहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव बहुत आराम से रहते हैं, ठीक है ना, बहुत प्यार से रहते हैं, जितना पॉजिटिव होता है उतना नेगेटिव होता है। एक क्या होता है, थर्ड पार्टी आता है, थर्ड पार्टी समझ लीजिए कि थर्ड एक चार्ज रॉड आता है, उसके पास में नियर आता है, बस टच नहीं कराना है, ठीक है ना, टचिंग नहीं करता है। और क्या होता है, उसके आने के चलते रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो जाता है न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर में। और जब भी हम इसका अर्थिंग कर देते हैं तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज आया, तो नेगेटिव चार्ज को अपने पास खींच लेगा, जैसे मैं ये था, देखिए यहाँ पे ये सीन था, सीन ये था, प्लस माइनस रहते हैं साथ में, ठीक है ना। अब क्या होता है, इसके पास एक चार्ज रॉड आता है, तो जिसके चलते ये प्लस माइनस जो है ना, यहाँ पे अगर प्लस ये आया तो माइनस इधर सेपरेट हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस इधर सेपरेट हो जाएगा, प्लस इधर ही आ गया, क्योंकि प्लस अट्रैक्ट करेगा माइनस को। और हम क्या करेंगे, अगर हम इसका अर्थिंग कर दे, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज पूरा लीक होकर चल जाता है अर्थ में, पॉजिटिव चार्ज लीक होकर चला गया अपना अर्थ में जाने की वजह से ये जो बॉडी था, इधर नेगेटिव चार्ज था, पहले से नेगेटिव चार्ज था ना, ये नेगेटिव चार्ज, और रॉड तो अपना था ही। और जैसे ही रॉड को हटाया जाता है तो रॉड को हटाने जाने के बाद क्या होगा, रॉड को जैसे ही रिमूव किया गया, रॉड को यहाँ पे क्या किया गया, रॉड को रिमूव किया गया। रॉड को रिमूव करने के बाद ये क्या हो जाता है, निगेटिवली चार्ज हो जाता है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि ये यहाँ पे इंडक्शन का प्रोसेस हुआ। इंडक्शन का प्रोसेस ऐसा ही होता है, जब भी किसी चार्ज रॉड को किसी न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर के पास लाते हैं, उसमें चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है, हुआ चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद जब हम अर्थिंग कराते हैं तो जितना भी एक्सेस चार्ज इसमें प्रेजेंट है, एक्सेस चार्ज कौन प्रेजेंट है, क्योंकि ये तो है पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, चार पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव, एक्सेस चार्ज कौन है, एक्सेस चार्ज ये है। एक्सेस चार्ज जो है वो अर्थ में जाकर लीक हो जाएगा, लीक होने के चलते ये हो गया अपना नेगेटिव और ये अपना पॉजिटिव, ठीक है ना। अब नेगेटिव पॉजिटिव बचा तो क्या होता है, पॉजिटिव भी दूर भाग जाता है। समझ में आना, पॉजिटिव भी कहता है आप छोड़ दे रहा हूँ तेरे हाल पे, चल निकलता। जब तो पॉजिटिव इस पॉजिटिव चार्ज की नहीं हुई तो मेरी क्या होगी, समझ में आना। तो ये पॉजिटिव इसको छोड़ के चला जाता है, ये अकेले रह जाती है, पड़ जाती है। तो ये पॉजिटिव चार्ज अंदर से आवाज़ लगा के बोलता है, अपने आप को बोलता है और इससे भी बोलता है कि लागी से तो टूटी अच्छी बेकदरों की यारी, भला हुआ संग जल्दी छूटा मेरी उम्र ना बीती सारी, बेकदरों से करके प्यार कदर गवाई दिल की यार। तो समझिए ये अपने आम जीवन में भी ऐसा होता है। तो आम जीवन में कभी भी अगर आपको लगे कि अगर इसको छोड़ रही हूँ मैं या छोड़ रहा हूँ मैं, तो पूरा कारण जानिए, बेस्ट से बेस्ट कारण जानिए। अगर कारण नहीं है, बिना अकारण किसी को भी आप मत छोड़िए। समझ में आ रहा है ना। देखिए यहाँ पे आया समझ में आपको कैसे डेली लाइफ से जुड़ा हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, ठीक है। चलिए इस सवाल का सोल्यूशन जो मैंने समझाया उसी के बेस पे इस सवाल का सोल्यूशन देना है आपको, ठीक है ना। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, मतलब आपको फॉल्स ढूंढना है। समझ में आ रहा ना, फॉल्स गलत कौन सा है। इंड्यूसिंग बॉडी नाइदर गेंस नॉर लूजेज इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे इंड्यूसिंग बॉडी और इंड्यूस्ड बॉडी आपको समझना होता क्या है। देखिए इंड्यूसिंग बॉडी का मतलब क्या हुआ, इंड्यूसिंग का मतलब हुआ जो इंड्यूस करने के लिए आया है,
मतलब ये हुआ रॉड, यहाँ पे हुआ, यहाँ पे रॉड क्या हुआ, इंड्यूसिंग बॉडी हुआ, इंड्यूसिंग बॉडी हुआ। और एक टर्म जो आता है ना वो आता है अपना इंड्यूस्ड बॉडी, इंड्यूस्ड बॉडी, इंड्यूस्ड बॉडी। इंड्यूस्ड बॉडी का मतलब क्या हुआ, जो इंड्यूसिंग करने जो रॉड आया था ना उससे इंड्यूस हो गया, उसको बोला था इंड्यूस्ड बॉडी। तो इंड्यूस्ड बॉडी कौन सा हो गया, ये न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर, ये अपना स्फीयर हो गया, स्फीयर समझ में आ रहा है ना, स्फीयर हो गया, इंड्यूस्ड बॉडी स्फीयर हो गया। तो यही पे बोल रहा है कि इंड्यूसिंग बॉडी नाइदर गेन्स नॉर लूजेज इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में कहाँ पे ये जो इंड्यूसिंग बॉडी जो है कहाँ ना गेन किया इलेक्ट्रॉन को ना लूज किया इलेक्ट्रॉन को, कहाँ ये नेगेटिव चार्ज को अपने साथ में लेके गया, ये भी इसको छोड़ दिया नेगेटिव चार्ज को, समझ में आ रहा है ना लूज किया इलेक्ट्रॉन ना गेन किया इलेक्ट्रॉन, जैसा था वैसे ही बस हट गया, समझ में आया। तो ये अपना स्टेटमेंट सही है, गलत ढूंढना है, ठीक है ना, ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट, द नेचर ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज इज ऑलवेज अपोजिट टू दैट ऑफ इंड्यूसिंग चार्ज। मतलब जो इंड्यूस्ड हुआ इसमें चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, वो हमेशा इंड्यूसिंग चार्ज, मतलब ये इंड्यूसिंग चार्ज से अपोजिट होगा, सही बात है। ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी अट्रैक्ट करेगा, तो ये भी सही है, कोई गलत नहीं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट देखिए, द ऑब्जेक्ट बीइंग चार्ज बाय इंडक्शन नेवर टचेज द चार्ज पार्टिकल, सही बात है। ये जो चार्ज बाय इंडक्शन हुआ, जो ये ऑब्जेक्ट आया था मतलब जो इसको इंड्यूस करने के लिए, ये इसको टच किया, कभी भी टच किया नहीं किया टच, लेकिन चार्ज को इंड्यूस करके चला गया कि नहीं, नेगेटिवली चार्ज इसको बना दिया। तो यहाँ पे वही स्टेटमेंट है कि द ऑब्जेक्ट बीइंग चार्ज बाय इंडक्शन नेवर टचेज द चार्ज पार्टिकल, सही बात है, चार्ज पार्टिकल टच नहीं किया। देखिए नेक्स्ट देखिए डी नंबर, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इज अ मेथड टू क्रिएट स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ये स्टेटमेंट आप बताइए सही है कि नहीं, सही बात है, बिल्कुल सही है, क्योंकि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का ही प्रोडक्शन जो होता है ना, चार्ज मतलब तीनों तरह के चार्ज बाई मेथड जो पढ़ाया था ना उससे होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन भी आता है, तो मतलब ये भी सही है, मतलब ऑप्शन गलत कौन सा है, कोई ऑप्शन गलत नहीं है। तो यहाँ पे लिख दीजिए ई नंबर, नो एनी रॉन्ग ऑप्शन, नो एनी रॉन्ग ऑप्शन, सीधी सी बात है, अपना ई नंबर आंसर हो जाएगा, क्या दिक्कत है, अब तो कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नोट कीजिए जल्दी से। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी फटाफट सोल्व कीजिए इसे जल्दी। क्वेश्चन नंबर 5 है, अभी क्वेश्चन नंबर 20 तक जाना है, ठीक है ना, जल्दी फटाफट। हुआ सॉल्यूशन इसका, देखिए मैं करता हूँ इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू मास, मतलब चार्ज के बारे में आपको सही स्टेटमेंट चूज करना है मास के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर मतलब ऑप्शन नंबर ए है, चार्ज इज ए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी व्हाइल मास इज ए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। पता है ना डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, जो बहुत सारे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज बेसिक फिजिकल क्वांटिटी से बना होता है, और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट उसका एग्जिस्टेंस होता है, समझ में आ रहा है ना। देखिए यहाँ पे तो वही है, चार्ज जो होता है चार्ज वो दो फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर बना हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन, देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन, एक की बात करूँ तो Q इक्वल टू IT होता है, समझ में आ रहा है ना, मतलब वो एक करंट से मिलकर बना हुआ है, टाइम से मिलकर बना हुआ है। करंट भी फंडामेंटल है और टाइम भी फंडामेंटल है, दोनों फंडामेंटल है। यूनिट एंड डायमेंशन में आपने पढ़ा होगा कि करंट भी फंडामेंटल होता है और टाइम भी फंडामेंटल होता है, लेकिन ये जो होता है ना ये डिराइव्ड होता है, इसीलिए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है चार्ज, ठीक है। और वाइल मास इज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, हाँ मास जो है ना, मास वो भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, समझ में आया, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो ये ऑप्शन नंबर ये सही है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व बट मास डज नॉट। चार्ज जो है हमेशा कंजर्व होता है लेकिन मास नहीं होता है कंजर्व। सही स्टेटमेंट है ये, आपको लगता है सही स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि बोल रहा है कि चार्ज हमेशा कंजर्व होता है, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का कोई जो है ना कोई एक्सेप्शन नहीं है, वो ऑलवेज वैलिड है, ऑलवेज कंजर्व्ड है। लेकिन मास का जो है ना न्यूक्लियर रिएक्शंस में जाकर मास का एक्सेप्शन मिल जाता है, मास कंजर्व वहाँ पे नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व, मैं बताया था आपको इससे पहले, मैं मास के बारे में बता देता हूँ, मास नॉट ऑलवेज कंजर्व्ड, नॉट ऑलवेज कंजर्व, मोस्ट ऑफ द टाइम कंजर्व होता है लेकिन हमेशा नहीं होता है, नॉट ऑलवेज कंजर्व्ड। कहाँ पे नहीं कंजर्व होता है, पहले एक एग्जांपल बताइए सर, इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे तो न्यूक्लियर रिएक्शंस में, न्यूक्लियर रिएक्शंस में, समझ में आया, न्यूक्लियर रिएक्शंस में नहीं होता है। तो ये भी स्टेटमेंट जो है अपना सही है, क्योंकि मास डज नॉट लिखा है, चार्ज के बारे में लिखा है कि कंजर्व होता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट देखिए, चार्ज इज ऑफ टू टाइप्स, सही सी बात है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन मास इज ऑफ ओनली वन टाइप, पॉजिटिव मास होता है, सही सी बात है। कौन सा, पॉजिटिव में होता है, मास तो एक ही टाइप का होता है, पॉजिटिव मास होता है। 2.5 kg बोलेगा, कभी -2.5 kg सुने आप नहीं सुने, 3 kg बोलेगा, 7 kg बोलेगा, 8 kg बोलेगा, 9 kg बोलेगा, 25 kg बोलेगा, कभी -25 kg सुने नहीं सुने, लेकिन 4 सुने ना, -2 कूलम +3 कूलम, -8.9 कूलम, -7 कूलम, ये सुने हैं ना, ठीक है। तो यही है, ठीक है, एस बी स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट देखिए, फॉर ए मूविंग चार्ज बॉडी, फॉर ए मूविंग चार्ज बॉडी मास, यहाँ पे लिखा फॉर ए मूविंग चार्ज बॉडी मास चेंजेस बट चार्ज रिमेंस कांस्टेंट। हाँ सीधी सी बात है, ये भी सही स्टेटमेंट है, क्योंकि कोई भी बॉडी अगर मूव कर रहा है तो चार्ज जो है ना हमेशा कांस्टेंट होगा। क्यों, क्योंकि चार्ज जो होता है उसका नेचर जो होता है इनवेरिएंट होता है, लेकिन मास जो होता है ना उसका नेचर वेरिएंट होता है। वेरिएंट नेचर का मतलब वो डिपेंड करता है स्पीड पे, इसलिए मास चेंज हो जाएगा। मतलब मूविंग कर रहा है तो कुछ तो स्पीड आएगा, स्पीड के चलते चेंज होगा मास, लेकिन चार्ज जो है चेंज नहीं होगा, क्योंकि चार्ज जो होता है इनवेरिएंट नेचर का होता है, मतलब वो डिपेंड नहीं करता है स्पीड पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं इसका एक्सप्लेनेशन लिखा देता हूँ, डी नंबर का। डी नंबर का क्या एक्सप्लेनेशन है, डी नंबर का, सी नंबर का एक्सप्लेनेशन लिखाने की कोई जरूरत नहीं, बहुत आसान है, ठीक है ना। देखिए डी नंबर ये है कि चार्ज जो होता है ना वो स्पीड इंडिपेंडेंट होता है, स्पीड इंडिपेंडेंट, मूव करे कुछ भी करे कहीं भी ले जाइए, समझ में आ रहा है ना, जितना है उतना ही रहेगा।
स्पीड इंडिपेंडेंट, ठीक है। लेकिन मास जो होता है मास वो स्पीड डिपेंडेंट होता है, जिसके चलते वो चेंज हो जाएगा, स्पीड डिपेंडेंट, स्पीड डिपेंडेंट। समझ में आया आपको, समझ में आया? बहुत अच्छे से रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है ना, बस ये रिवीजन चल रहा है, समझ लीजिए। बहुत डिटेल में इसका लेक्चर मैं इससे पहले ले चुका हूँ, ठीक है। चलिए नोट कीजिए इसे जल्दी फटाफट। नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी फटाफट इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। आपके पास 1 मिनट का समय दिया जा रहा है, जल्दी फटाफट, समय नहीं लगना चाहिए, ठीक है ना। जल्दी जल्दी पॉज करके सोल्व कीजिए। हुआ सॉल्यूशन? देखिए मैं करता हूँ इसका सॉल्यूशन। बोल रहा है क्वेश्चन कि व्हेन ए पीस ऑफ पॉलीथीन इज रब्ड विथ वूल, ए चार्ज ऑफ -2 × 10⁻⁷ कूलम्ब इज डेवलप्ड ऑन पॉलीथीन, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मास ट्रांसफर टू द पॉलीथीन। मतलब इतना चार्ज का ट्रांसफर हुआ है, -2 × 10⁻⁷ कूलम्ब चार्ज का ट्रांसफर हुआ है, तो कितना मास ट्रांसफर हुआ पॉलीथीन के पास जब किसी पीस ऑफ पॉलीथीन को रब किया गया उल पे। समझ में आ रहा है ना? देखिए उल से, समझ में आया? तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, इसका दिमाग लगाइए। पहले आप क्या कीजिएगा, पहले आप क्या निकालिएगा, पहले आप ये निकालिएगा कि कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ है -2 × 10⁻⁷ कूलम्ब चार्ज के ट्रांसफर होने से। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर आपको पता चल जाए तो मास ही पता चल जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10⁻31 kg। तो अगर जितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ होगा उसको 9.1 × 10⁻31 kg से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल मास आ जाएगा कि कितना ट्रांसफर हुआ। समझ में आ रहा है ना? तो देखिए यही करने वाले हैं हम। देखिए यहाँ पे निकाल लेते हैं पहले Q बराबर NE से, Q बराबर NE लगाते हैं। ये फॉर्मूला से आप काफ़ी वाकिफ़ होंगे, जहाँ पे Q होता है चार्ज, N होता है कोई इंटीजर, पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर हो सकता है, और E होता है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। तो Q कितना दिया हुआ है, -2 × 10⁻⁷ कूलम्ब दिया हुआ है, लेकिन हम यहाँ पे 2 × 10⁻⁷ कूलम्ब यूज करेंगे, क्योंकि माइनस साइन बता रहा है कि चार्ज जो है आया है। समझ में आ रहा है ना? आया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको, ये हो गया 2 × 10⁻⁷, ठीक है ना, कूलम्ब। इसको n हमको फाइंड करना है, और ई का वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। समझ में आया? कूलम्ब से कूलम्ब गया, n का वैल्यू फाइंड करना है अपने को, तो यहाँ से लिख लेते हैं हम 2 × 10⁻⁷ बाई 1.6 × 10⁻⁻19। मैं आपको बताया था कि 1/1.6 × 10⁻⁻19 कितना होता है, ये होता है 6.25 × 10⁻18। समझ में आना? इसका जब भी आप 1 से 1/1.6 × 10⁻19 कीजिएगा तो इतना आएगा। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए इतना से 2 × 10⁻⁷ से इंटू 2 × 10⁻⁷। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं ना हुआ? यहाँ पे मैंने क्या किया, देखिए यहाँ पे अब n का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6.25 को 2 से कीजिएगा तो 12.50 आएगा, ठीक है ना, इंटू ये 18 है, -7 है, तो 10 टू द पावर ये हो जाएगा अपना 18, तो 10 टू द पावर 11 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कीजिए n को, तो 1.25 इसको इधर लाइए तो 1.25 × 10 टू द पावर 12 हो जाएगा, ठीक है। n का वैल्यू अपना इतना आ गया, मतलब इतने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ है, इतने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ। जब इतने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन के चलते मास कितना आता है, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ कि मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन ये होता है अपना 9.1 × 10⁻31 kg, ठीक है ना। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, इतने इलेक्ट्रॉन्स के चलते मास कितना आएगा, देख लीजिए, मास ऑफ 1.25 × 10⁻12 1.25 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा 1.25 × 10⁻12 इंटू 9.1 × 10⁻31 kg। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आंसर आएगा आपका 11.38 × 10⁻19 kg, ठीक है ना। तो इतना आंसर आ जाएगा आपका। चलिए आपको ऐसा समझ में मैंने क्या बताया आपको, बहुत आसान था। जितना मतलब चार्ज ट्रांसफर हुआ था उस चार्ज के चलते हम निकालेंगे कि कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है। समझ में आ रहा ना? उस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से हमको पता चलेगा कितना मास ट्रांसफर हुआ, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो होता है 9.1 × 10⁻31 kg। तो जितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ उसका मास कितना होगा, यूनिटरी मेथड लगाइए, आंसर लाइए। समझ में आया? बहुत आसान है। चलिए नोट कीजिए जल्दी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी फटाफट इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। आपके पास 1 मिनट का समय है, जल्दी फास्ट, समय नहीं लगना चाहिए भाई लोग, बहुत सारा क्वेश्चन बाकी है अभी, ठीक है। हुआ सॉल्यूशन? देखिए मैं करता हूँ इस सॉल्यूशन को, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ने का। क्वेश्चन जो दिया हुआ है ये बोल रहा है कि 2 आइडेंटिकल मेटल स्फीयर्स A and B आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट आर सपोर्टेड ऑन ए इंसुलेटिंग स्टैंड, ठीक है। जैसा क्वेश्चन बोल रहा है उसके अनुसार आप पहले एक डायग्राम बनाए, ठीक है ना। पहला जो लाइन था उसके अनुसार मैं एक डायग्राम बनाता हूँ। एक इंसुलेटिंग मान लो स्टैंड है, खूबसूरत डायग्राम बनेगा, ठीक है ना। इंसुलेटिंग स्टैंड है, क्या है ये, इंसुलेटिंग स्टैंड, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इंसुलेटिंग स्टैंड, ठीक है। मतलब इंसुलेटर से बना हुआ है, तो मतलब कोई चार्ज का ट्रांसफर इससे नहीं होने वाला है, ठीक है ना। और दो क्या करते हैं, मतलब मेटालिक दिया हुआ ना, मेटल स्पेयर, 2 मेटल स्पेयर्स को कॉन्टैक्ट में रखा गया है, लेकिन दोनों आइडेंटिकल है, मतलब सेम शेप साइज है। समझ में? आइडेंटिकल का मतलब होता है हर चीज़ सही है, समझ में आ रहा ना, सेम है। देखिए यहाँ पे तो 2 मेटल स्पेयर कॉन्टैक्ट में रखा हुआ, ठीक है। अब बोल रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ चार्ज विल ए एंड बी डेवलप्ड। मान लीजिए कि ये ए है अपना, ये बी है। ए और बी कौन सा चार्ज डेवलप करेगा जब किसी निगेटिवली चार्ज इबोनाइट रॉड को ए के नियर हम ला दे। तो मान लीजिए कि ए के नियर हम ला रहे हैं यहाँ पे निगेटिवली चार्ज इबोनाइट रॉड को, समझ में आ रहा है ना, निगेटिवली चार्ज है, समझ में आ रहा है। पहले से इसमें प्लस माइनस
साथ में थे, प्लस माइनस साथ में थे, क्योंकि चार्ज नहीं था। पहले से बोला हुआ है कि यहाँ पे कोई मेटल स्फीयर है, चार्ज का बात तो किया नहीं है, मतलब न्यूट्रल मानेंगे, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए क्या होगा, ये पहले दोनों क्या थे, पहले दोनों साथ में जुड़े हुए थे, लेकिन तीसरे पार्टी को यहाँ पे आता है। अब देखिए यहाँ पे इंडक्शन का खेला कहते हो कैसे होता है, यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे होने वाला इंडक्शन प्रोसेस होने वाला। अब इस इंडक्शन प्रोसेस को बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है ना। देखिए मैं दूसरा डायग्राम बनाता हूँ, चलिए वही इंसुलेटिंग स्टैंड को उतार देते हैं यहाँ पे, ठीक है, बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से। देखिए सेम बना दिया मैंने ना, वैसे ही डायग्राम। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज बहुत प्यार से रह रहे थे। जब इस चार रॉड को हम लेके आते हैं इसके पास में, तो इस पॉजिटिव से ये जो चार्ज मतलब रॉड है ना, इसके अपोजिट यहाँ पे क्या होता है, चार्ज आ जाता है, और यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि पॉजिटिव यहाँ से सेपरेट हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव इसलिए आएगा क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है, यहाँ पे अपोजिट चार्ज इंड्यूस होगा, समझ में आया ना। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, जब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया और यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साथ में रहते थे, तो इस नेगेटिव चार्ज इसका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ले आ गया भाई, पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज इसका आ गया। अब इसका नेगेटिव चार्ज कहाँ जाएगा, इसका नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा। समझे मैंने क्या बोला, देखिए एक बार और देखिए। पहले बहुत प्यार से पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ए और बी के डब्बे में दोनों मतलब न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर में रह रहे थे, समझ में आ रहा है ना। तीसरा क्या होता है, थर्ड पार्टी नेगेटिव चार्ज आता है ए के पास, और ए के पास आके बोलता है दो ना अपना पॉजिटिव चार्ज हमको, दो ना। तो ये क्या करता है, ए बोलता है कि तू नेगेटिव चार्ज है तो ले जा पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, बेवफा होकर चली जाती है इधर, समझ में आया ना। अब ये नेगेटिव चार्ज इसको तो अट्रैक्ट कर लेता है इधर, तब नेगेटिव चार्ज के पास रास्ता बनता है कि हाँ इससे दूरी रहना पड़ेगा, समझ में आना है। क्योंकि ये तो नेगेटिव यहाँ पे नहीं आ सकता क्योंकि रिपेल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाती है नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे प्लस माइनस, तो नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ से प्लस ही आना पड़ेगा, क्योंकि ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव आएगा, तभी तो अट्रैक्शन होगा, समझ में आया। तो पॉजिटिव यहाँ पे आ जाता है, समझ में आया। पॉजिटिव यहाँ पे आ गया तो ये नेगेटिव इधर आ जाएगा। तब क्या होता है, अब देखिए अब क्या होता है, ये पॉजिटिव नेगेटिव बन के चार पॉजिटिव चार नेगेटिव, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल थे तो चार पॉजिटिव चार नेगेटिव, ये क्या हो गया, यहाँ पे न्यूट्रल स्टेट बना लिया, न्यूट्रल स्टेट, समझ में आया ना, न्यूट्रल स्टेट बना लिया। मतलब ये पॉजिटिव नेगेटिव तो खाचा कुछ कैंसिल कर दिया, तो ये कैसा हो गया, ए हो गया पॉजिटिवली चार्ज, बी हो गया नेगेटिवली चार्ज। जब भी इस नेगेटिव चार्ज को आप हटाओगे तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, बी नेगेटिवली चार्ज। तो यहाँ पे आंसर होगा ए हो गया पॉजिटिवली चार्ज और अपना बी भैया हो गया नेगेटिवली चार्ज। समझ में आया। बहुत क्वेश्चन था, बहुत एक उम्दा टाइप का क्वेश्चन है ये सवाल मैं बोलूँ तो ये क्वेश्चन आपको बहुत मतलब बढ़िया से सिखा दिया इंडक्शन प्रोसेस को, ठीक है ना। चलिए नोट कीजिए जल्दी फटाफट इस क्वेश्चन को। नाउ मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी फटाफट इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, जल्दी फास्ट, समय नहीं लगना चाहिए, जल्दी देखिए जल्दी देखिए। मैं करता हूँ इसका सोल्यूशन मैं करता हूँ। इन अ न्यूट्रल स्फीयर 5 × 10⁻21 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, ठीक है भैया। एक न्यूट्रल स्फीयर है जिसमें 5 × 10⁻21 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। बोल रहा है कि इफ इट्स 10% इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव, अगर उसमें से उसका 10% इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया जाए तो टोटल चार्ज कितना वहाँ पे उस स्फीयर पे होगा। तो देखिए यहाँ पे इसका सोल्यूशन बहुत आसान है। तो चार्ज का जो होता है ना, चार्ज का ट्रांसफर आता है, चार्ज जो होता है ना उसका क्रिएशन होता है ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कितना होता है, मतलब रिमूव किया गया है, मतलब किसी को दिया हो गया होगा, समझ में आ रहा है, यही हुआ होगा, समझ में आता है। 10% रिमूव इलेक्ट्रॉन किया गया, तो रिमूव इलेक्ट्रॉन कितना किया गया, 10%, मतलब 10% ऑफ किसका, ऑफ 5 × 10⁻21 इलेक्ट्रॉन का, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे निकाल देंगे हम, कैलकुलेट कर देंगे कितना इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, 5 × 10⁻21, तो ये हो जाएगा अपना 5 × 10⁻, ये हो गया 00 से ये हो गया 10⁻19, ठीक है ना। ये हो गया 5 × 10⁻20, मतलब 5 × 10⁻21 इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल हुआ, मतलब इतना इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किया गया, मतलब इसी के चलते चार्ज आएगा। तो यहाँ आप निकाल देते हैं Q ड्यू टू रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन के चलते जो चार्ज आने वाला है वो निकाल देते हैं। Ne आएगा, n कितना है, n आया मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन कितना है 5 × 10⁻20 इंटू ई का वैल्यू 1.6 × 10⁻19। ये सोल्यूशन कीजिएगा तो आ जाएगा 16×5 80, मतलब 8 × 10⁻1 हो जाएगा, मतलब 10⁻1 80 कूलम आंसर। बहुत आसान सवाल था, ठीक है ना, बहुत आसान सवाल था। बस यहाँ पे सोचना था आपको कि सच में ये 10% जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया है वो कितना गया है, बस ये निकालना था, और वो गया है तो उसी के चलते चार्ज का क्रिएशन होगा, बस यहाँ पे आपको ये समझना था। बाकी सब तो आप जानते हैं कि हाँ Q बराबर N ही होता है, बहुत आसान है, ठीक है। चलिए नोट कीजिए जल्दी। नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी फटाफट इस क्वेश्चन को देखिए और सोल्व कीजिए जल्दी फटाफट। आपके पास 1 मिनट का समय दिया जा रहा है, ठीक है, जल्दी। हुआ सोल्यूशन, देखिए मैं करता हूँ इसका सोल्यूशन देखिए। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम ए कंडक्टर सो दैट इट एक्वायर्स अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ +3.5 नैनो कूलम, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया गया कंडक्टर से कि वो उसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया अपना 3.5 नैनो कूलम। अब बताइए, ये इतना हलवा सवाल है,
लेकिन ये कराना पड़ रहा है इसलिए क्योंकि आप इस क्वेश्चन को थोड़ा डिफरेंट तरीके से सोचें। समझ में आ रहा है ना? देखिए यहाँ पे नैनो दिया गया ना, अगर हो सकता है आप फंसेंगे तो कहाँ फंसेंगे, एक तो फंसेगा तो आप ये फॉर्मूला लगाने में फंसेगा, क्यू बराबर एन ई, आपको नहीं याद होगा। दूसरा फंसेगा यहाँ पे नैनो का वैल्यू डालने में। समझ में आ रहा है? तो आपको मैं कराया था बेसिक मैथ्स में जाकर देखिए कि डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको। समझ में आ रहा है ना? ये करा था 10 टू द पावर -1, इसका फैक्टर होता है, इसका फैक्टर होता है 10 टू द पावर -2, इसका फैक्टर होता है 10 टू द पावर -3, इसका फैक्टर होता है 10 टू द पावर -6, इसका फैक्टर होता है 10 टू द पावर -9 और इसका फैक्टर होता है 10 टू द पावर -12। समझ में आ रहा है ना? और भी कराया था बहुत आगे, लेकिन समझिए कि अभी जो यूज होने वाला अपना नैनो यूज होने वाला है। नैनो, बस नैनो की जरूरत है। समझ में आ रहा है ना? तो नैनो की जरूरत है। तो अगर आप मेरा बेसिक मैथ्स का लेक्चर नहीं देखे हैं, वेक्टर्स का लेक्चर नहीं देखे हैं, तो इतना मस्त मैं डिजाइन किया हूँ, जाकर पहले उस लेक्चर को देखिए। आपका बोल रहा हूँ ना, पूरा फिजिक्स का धागा खोल के रख देगा वो बेसिक मैथ्स और वेक्टर का मेरा लेक्चर, ठीक है ना? जल्दी देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे नैनो का वैल्यू में फंस सकते हैं। यहाँ पे देखिए, आप सोल्व करते हैं। यहाँ पे क्यों आपको क्या चाहिए, मतलब चाहिए आपको एन का वैल्यू। समझ में, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए आपको, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे क्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ, 3.5 नैनो कूलम। मतलब नैनो का मतलब हुआ 10 टू द पावर -9 कूलम, 10 टू द पावर -9 कूलम, मतलब 3.5 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम या 3.5 नैनो कूलम, ठीक है ना? अब एन इंटू ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, ठीक है ना? अब देखिए एन इज इक्वल टू हो जाएगा 3.5 इंटू 10 टू द पावर -9 इंटू 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, ठीक है ना? अब देखिए एन का वैल्यू हो गया यहाँ पे 3.5, यहाँ पे कुलम था तो कुलम से कुलम कैंसर हो गया। समझ में आ रहा ना? मतलब यूनिट का भी ध्यान देना है बहुत है, ठीक है? देखिए यहाँ पे 3.5 इंटू 10 टू द पावर -9 इंटू, जब भी आप 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 करते हैं, आपको मैं लिखा चुका हूँ, देखिए यहाँ पे घेर के लिखा दे रहा हूँ। जब भी आप इतना करते हैं, इतना, इसका वैल्यू आता है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। समझ में आ रहा है ना? इतना आप ध्यान रखिएगा। आपको पिछला क्लास में भी करा चुका हूँ, 10 बार करा चुका हूँ, एक बार नहीं, ठीक है ना? देखिए तो इसका हो गया 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। अब इसको कर दिए सोल्यूशन। इसका सोल्यूशन जब कीजिएगा तो आंसर आएगा आपका 2.18 इंटू 10 टू द पावर 10। समझ में आया? इलेक्ट्रॉन्स, ये आंसर आने वाला है। बहुत आसान क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है ना? चलिए नोट कीजिए इसे जल्दी फटाफट। नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी फटाफट इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, फास्ट 1 मिनट का समय आपको मिलता है फिर, ठीक है? जल्दी हुआ सोल्यूशन इसका, देखिए मैं करता हूँ इसका सोल्यूशन। क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग चार्जेस कैन नॉट बी प्रेजेंट ऑन एन ऑयल ड्रॉप इन मिल्कन्स एक्सपेरिमेंट। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, मतलब इनमें से कौन सा चार्ज जो है मिल्कन्स एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग ऑयल ड्रॉप पे प्रेजेंट नहीं हो सकता। तो इससे पहले मैं आपको लेक्चर 1 या 2 में शायद पढ़ाया था कि मिल्कन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट क्या था। समझ में आ रहा है? देखिए मैं एक बार और रिकॉल करा देता हूँ आपको। मिल्कन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, जैसा इसका नाम है उससे तो होना चाहिए मिल्कन्स मिल्क ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। समझ में आ रहा है ना? मतलब मिल्क को ड्रॉप करता, ऑयल को ड्रॉप करने की क्या ज़रूरत थी? नाम से इसका काम मैचिंग हो जाता। समझ में आ रहा है ना? देखिए अब यहाँ पे जो है मिल्कन्स ने क्या किया था, गिब्स क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कैसे? पहले यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या बताया था, मैं पहले आपको बताता हूँ। इन्होंने दिया था, डिटरमाइन किया था चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, डिटरमाइन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इन्होंने फॉर्मूला दिया था अपना Q बराबर एन ई, जहाँ पे बोला था कि कोई भी चार्ज पॉसिबल तब होगा, कोई भी चार्ज पॉसिबल तब होगा जब n जो होगा ना वो एक इंटीजर हो। ये पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी आ सकता है। समझ में आ रहा है ना? माइट भी पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर। समझ में आ रहा है? ये पॉजिटिव या निगेटिव कुछ भी इंटीजर हो सकता है। मतलब ये n जो होना चाहिए इंटीजर होना चाहिए, तभी जाकर कोई भी चार्ज यहाँ पे पॉसिबल होगा। समझ में आया आपको? और अगर ये इन्होंने दे दिया, इसको बोला क्या बोला, इसको बोला क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं कि गिव क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मिल्कन ड्रॉप ने क्या दिया था, गिव क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसका कंक्लूजन यही निकला, ठीक है ना? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब चार्ज जो होता है क्वांटाइज होता है, मतलब n जो होता है यहाँ पे इंटीजर होता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बहुत डिटेल में पढ़ाया है, जाकर लेक्चर नंबर 2 देखिए, ठीक है ना? समझ में आपको? देखिए अब यहाँ पे क्या करना है, अपने को अगर ये सवाल का जवाब देना है, मतलब अपने को पता करना है कि कौन सा चार्ज इसमें है जो पॉसिबल नहीं हो सकता ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के अनुसार। तो यहाँ पे n को चेक करना पड़ेगा। अगर n इंटीजर आ गया मतलब पॉसिबल है वो चार्ज, लेकिन एक n अगर इंटीजर नहीं आता है मतलब वो चार्ज जो है पॉसिबल नहीं है। तो चलिए पहला ऑप्शन चेक करते हैं, एक ऑप्शन चेक करते हैं। ए नंबर ऑप्शन की चेकिंग देखिए, सोल्यूशन करता हूँ मैं। ए नंबर ऑप्शन जो है दिया हुआ क्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ठीक है ना? अब लगाइए यहाँ पे क्यू बराबर एन कीजिए, क्यू बराबर एन लगाइए ना, यहाँ इस पे लिखिए क्यू बराबर एन ई बराबर 4 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ठीक है ना? मतलब एन इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इज इक्वल टू 4 इंटू 10 टू द पावर -19। कुलम से कुलम गया, यहाँ से कुलम था, कुलम से कुलम गया। अब 10 टू द पावर -19 10 टू द पावर -19 गया, एन का वैल्यू कितना आ गया 4/1.6। कटा के देखिए यहाँ से 0 की 40/16 आ रहा है। एन का वैल्यू इंटीजर आ ही नहीं रहा है, ये तो गया खत्म हो गया। 40 को 16 से डिवाइड कीजिएगा तो कुछ डेसिमल में आएगा, और इंटीजर डेसिमल में नहीं हो सकता, इधर पॉजिटिव नंबर होगा नहीं तो नेगेटिव नंबर। ए नंबर गया, बी नंबर देखिए, बी नंबर ऑप्शन को हम देखते हैं। 6 इंटू 10 टू द पावर -19 दिया हुआ, क्यू का वैल्यू दिया हुआ 6 इंटू 10 टू द पावर -19। अब कीजिए एन इंटू
1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इन कूलम इज इक्वल टू 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। कूलम से कूलम गयो, 10 टू द पावर माइनस 10 टू द पावर माइनस 19 गयो, अब ये आ गया 6/1.6, मतलब ये भी गया 60/16, 60/16 कटेगा, इंटीजर आएगा नहीं, गलत ये भी गया। सी नंबर ऑप्शन चेक करा दो, सी नंबर देखिए, सी नंबर का भी इसका ही ऐसा ही दुर्दशा होने वाला है, क्योंकि वैसे ही दिया हुआ 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ये दिया हुआ क्यू बराबर 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ठीक है ना कूलम। अब क्यू बराबर एन ही लगाइए यहाँ पर, मतलब एन इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम इज इक्वल टू 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। इससे ये गया, ठीक है ना, पूरा गया। अब एन का वैल्यू कितना आ गया 10/1.6, ले भाई 16 को 100 से कटाते रहते, 16 96 6 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब ये भी नहीं गया, मतलब ऑल ऑफ द अबव, मतलब कोई भी चार्ज इन तीनों में से, इन तीनों ऑप्शन में से कोई भी चार्ज जो है पॉसिबल नहीं है ऑल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में। क्यों? क्योंकि इसका रीजन यही है कि एन जो होना चाहिए इंटीजर होना चाहिए, और एन यहाँ पे इंटीजर नहीं है। समझ में आ रहा है ना? चलिए नोट कीजिए जल्दी फटाफट। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी फटाफट इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए फास्ट। ये क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है, चलिए जल्दी 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 फटाफट हुआ सॉल्यूशन। देखिए मैं करता हूँ इसका सॉल्यूशन फास्ट। देखिए क्वेश्चन दिया होगा कि ए बकेट कंटेन्स 1 बिलियन अमीबा एंड 2 सोडियम आयंस आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी ऑफ ईच अमीबा, फाइंड आउट द चार्ज प्रेजेंट इन द बकेट। मतलब एक बकेट है जिसमें 1 बिलियन अमीबा है और 2 सोडियम आयन जो है एक अमीबा के बॉडी में प्रेजेंट है, तो टोटल चार्ज बकेट में कितना हुआ? तो सीधी सी बात है, मतलब 1 बिलियन अमीबा के चलते चार्ज कितना आएगा अगर एक अमीबा पे 2 सोडियम आयन प्रेजेंट है तो देख लेते हैं कि एक अमीबा के पे कितना सोडियम आयन प्रेजेंट है, 2 Na+ आयन प्रेजेंट है, मतलब 2 Na+ आयन प्रेजेंट है। तो हम देखें तो एक Na+ के चलते चार्ज कितना आएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। सही बात है ना, क्योंकि एक Na पे, मतलब एक Na पे कितना चार्ज है, एक Na पे देखा जाए तो एक Na+ है, तो Na+ का मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है तो उसके चलते चार्ज आएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। समझ में आया ना? तो 2 Na के चलते कितना आएगा चार्ज, 2 Na के चलते, मतलब 2 Na के चलते आएगा अपना 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू 2 कूलम। सीधी सी बात है, मतलब ये आने वाला अपना 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। समझ में आया यहाँ तक समझ में आया? मतलब 2 Na के चलते इतना चार्ज आया, मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक अमीबा पे इतना चार्ज है, कह सकते हैं कि नहीं? क्योंकि 2 Na यहाँ पे देखा जाए 2 Na जो है ना एक अमीबा पे है, मतलब एक अमीबा पे इतना चार्ज है, कह सकते हैं। मतलब 2 Na अगर एक अमीबा पे है, मतलब एक अमीबा पे कितना चार्ज हुआ 2 Na के चलते 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। मतलब एक अमीबा पे देखा जाए तो है 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम चार्ज, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना बिलियन अमीबा है, मतलब एक बकेट में देखा जाए तो कितना बिलियन अमीबा है, 1 बिलियन अमीबा, 1 बिलियन अमीबा। तो 1 बिलियन अमीबा के चलते कितना चार्ज होगा, तो यूनिटी मेथड लगा लेंगे, बहुत आसान सवाल है, ठीक है ना। देखिए तो 1 बिलियन में कितना जीरो होता है आपको पता है, 9 को जीरो होता है, मतलब 10 टू द पावर 9 होता है, 10 टू द पावर 9 इंटू 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, मतलब आपका आंसर हो गया 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 कूलम्ब चार्ज। मतलब इतना कूलम्ब चार्ज होगा 1 बिलियन अमीबा पे। मतलब आंसर कौन सा होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए। देखिए यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे बायोलॉजी भी घुसा दिया, मतलब अमीबा कहाँ से ला दिया भाई, यहाँ पे अमीबा भी ला दिया, और यहाँ पे सोडियम आयन, मतलब केमिस्ट्री भी घुसा दिया। सोडियम आयन समझिए कि फिजिक्स में ही पढ़ा जाता है तो कोई बात नहीं है, इसको फिजिक्स में भी डील कर सकते हैं सोडियम आयन को, लेकिन ये बायोलॉजी काहे घुसाया भाई, अमीबा बायोलॉजी काहे घुसाया? आज तक देखा होगा आपने, ऐसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ और लिख देता है, यहाँ पे टीनोफोरा लिख देता, यहाँ पे प्लेटीहेल्मिन्थस लिख देता, कुछ भी लिख सकता है, समझ में आ रहा है ना। तो बायोलॉजी घुसा दिया यहाँ पे। तो बायोलॉजी तो देखा जाए तो बायोलॉजी सब किसी का आसानी होता है, तो ये आसान क्वेश्चन बन के बस बायोलॉजी घुसाने के चलते, नहीं तो मैं तो टफ ही क्वेश्चन बनाता हूँ हमेशा। समझ में आ रहा है ना? एक इस बायोलॉजी को देखकर समझ लीजिए कि एक बहुत ज़ोर से, मतलब शेर आ रहा है, अंदर से आ रहा है बहुत ज़्यादा ज़ोर से। एक शेर है कि तू बायोलॉजी के रानी बाड़ू हम बानी फिजिक्स के राजा, तू बायोलॉजी के रानी बाड़ू हम बानी फिजिक्स के राजा, अगर पढ़े के बा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तब फिजिक्स नेविगेटर चैनल पे आ जा। कैसा लगा ये शायरी? अभी जोर से आया, समझ में आ रहा है ना। ये देखिए अमीबा के चलते आ गया, मतलब अमीबा ने शायरी निकलवा दिया मेरे से। अमीबा, मतलब अमीबा के लिए मैं क्या बताऊँ, अमीबा को क्या करता हूँ ना, अमीबा को बोलता हूँ थैंक यू। देखो यहाँ पे अमीबा भाई, अमीबा थैंक यू, THANKYOU, थैंक यू फॉर शायरी, मतलब इसके चलते मुझे शायरी आ गई। समझ में आ रहा है? इसके चलते मुझे शायरी आ गई। क्या अमीबा है यार, मस्त अमीबा है। इसके क्या करते हैं हम, होठ बना देते हैं। ले ये होठ बना दिया, इसके होठ बना दिया, इसकी आँखें हो गई 2। ले भाई ले, पूँछ बना दूँ तेरी, ले पूँछ बना देता हूँ, पूँछ ले, ये कैसा पूँछ है। चलिए नोट कीजिए इसे जल्दी फटाफट। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी कीजिए आप फटाफट। दोनों क्वेश्चन के लिए मैं आपको ऊपर वाले क्वेश्चन के लिए 2 मिनट का समय देता हूं, क्योंकि ये थोड़ा सोचने वाला है, असर्शन रीजन है, ठीक है था। और क्वेश्चन नंबर 12 1 मिनट देता हूं इसके लिए, जल्दी फटाफट 3 मिनट आपको दे रहा हूं, पॉज कीजिए और सोल्व कीजिए, ठीक है। हो गया सोल्यूशन इसका? देखिए मैं करता हूं इसको सोल्व। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में असर्शन बोल रहा है कि वी एक्सपीरियंस सेंसेशन ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक
आइदर वाइल ओपनिंग अ डोर ऑफ ए कार और होल्डिंग द आयरन बार ऑफ ए बस आफ्टर स्लाइडिंग फ्रॉम आउटसाइड। अंग्रेजी समझ में आता है आपको तो आप डिकोड कीजिए इसे, ठीक है ना। अब देखिए रीजन लिखा हुआ है कि डिस्चार्ज ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्जेस अकर थ्रू our body which were accumulated due to rubbing of insulating surfaces or due to generation of static electricity। सीधा सा मतलब ये है, क्या है मतलब मैं बताता हूँ एसर्शन का मतलब। एसर्शन का मतलब ये है कि कभी कभी क्या होता है कि देखिएगा, कभी कभी आपने फील किया होगा ये कि जब भी आप सफ़र करते हैं कार में और कार से जब सफ़र करने के बाद आप उतरना चाहते हैं तो क्या करते हैं, गेट खोलते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, आपको थोड़ा सा झंझनाहट महसूस होगा। और दूसरी बार क्या होता है कि जब भी आप सफ़र कर रहे हैं किसी बस में, तो बस से उतरने के बाद क्या होता है, जब भी बस से आप उतरने वाले होते हैं तो आयरन बार को पकड़ के उतरते हैं, उस समय भी झटका का फीलिंग आता है। तो ये क्यों फीलिंग आता है, ये जो है ऊपर वाला स्टेटमेंट लिखा हुआ है, लेकिन ये जो रीजन लिखा हुआ है, रीजन ये बता रहा है कि क्या होता है ना, चार्ज बाई फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शन के चलते या रबिंग के चलते चार्ज का एक्यूमुलेशन हो गया रहता है। और रबिंग कहाँ होता है, रबिंग होता है इंसुलेटिंग सरफेस के बीच में, और इंसुलेटिंग सरफेस वहाँ पे कहाँ से आया, इंसुलेटिंग सरफेस आया वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे एक सीट है, समझ में आ रहा है, वो इंसुलेटर है और हमारा कपड़ा वो इंसुलेटर है, जिसके चलते क्या होता है ना, हमारे कपड़े में क्या हुआ रहता है, चार्ज का एक्यूमुलेशन हो गया रहता है। और तो सीट और कपड़े के बीच में रगड़ापन होता है, मतलब रगड़ के समझ में आ रहा है ना, वहाँ पर चार्ज का क्रिएशन हो जाता है। चार्ज बाई रबिंग से चार्ज का क्रिएशन हो जाता है, जिसके चलते क्या होता है, जो भी चार्ज इकट्ठा हुआ रहता है, जब भी हम आयरन बार को पकड़ते हैं या गेट को खोलना चाहते हैं, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे चार्ज का ट्रांसफर होगा। चार्ज का ट्रांसफर होता है मतलब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होगा। चार्ज का जैसे ही ट्रांसफर होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है और हमको झटका लगता है, फटाक से झटका लगता है। अभी आपने फील किया होगा, मैंने फील किया था एक बार जब मैं बस से उतर रहा था, समझ में आ रहा ना, क्योंकि मेरे पास कार तो है नहीं भैया, ये कार कभी खोलूंगा, ठीक है ना। देखिए आया समझ में आपको, तो ये जो इसका आंसर है ना, ये सही है। मतलब ये आप बोल सकते हैं कि एसर्शन मतलब रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन एंड बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम, आंसर ये लिखेंगे कि बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। आया समझ में आपको, आया समझ में, बहुत अच्छे समझ में आया, बहुत अच्छे समझाया हूँ, बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल है, मतलब आम जीवन में आप हमेशा देखते होंगे, समझ में आ रहा है ना। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कैन बी प्रोड्यूस्ड बाई, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को कितने तरीके से प्रोड्यूस किया जा सकता है, 3 तरीके से मैं आपको बताया हूँ। मेथड्स ऑफ चार्जिंग में पढ़ाया था, मतलब मेथड्स ऑफ चार्जिंग मतलब चार्ज का क्रिएशन मतलब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन 3 तरीके से, एक चार्ज बाई कंडक्शन, एक चार्ज बाई इंडक्शन और एक चार्ज बाई रबिंग, मतलब तीनों मेथड जो है ना, तीनों मेथड ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। आया समझ में आपको बहुत अच्छे से, चलिए नोट कीजिए इसे जल्दी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द मोस्ट ब्यूटीफुल क्वेश्चन ऑफ आवर डे। देखिए ये क्वेश्चन जो है मैंने आपको जो बोर्ड पे दिया क्वेश्चन नंबर 13, ये मोस्ट ब्यूटीफुल क्वेश्चन है आज का, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना आपका दिमाग खोलने वाला है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पढ़िए आप बहुत आसान से आराम से, और इस क्वेश्चन को आप अपने से कीजिए, ठीक है। आपको 2 मिनट देता हूँ इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। चलिए, हुआ, सोचा आपने, किया आपने, क्या हुआ सोल्यूशन इसका, कमेंट में लिखिए जल्दी, क्या हुआ सोल्यूशन इसका, जल्दी क्या आंसर होने वाला है, ए आंसर होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। देखिए मैं बताता हूँ आपको, बहुत अच्छे से फील कराऊंगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है एसर्शन में कि नाइलॉन और प्लास्टिक कॉम गेट्स इलेक्ट्रिफाइड ऑन कम्बिंग ड्राई हेयर और ऑन रबिंग बट ए मेटल आर्टिकल लाइक ए स्पून डज नॉट। इसका रीजन दिया होगा कि द चार्जेज ऑन मेटल लीक थ्रू आवर बॉडी टू द ग्राउंड एज बोथ आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब्बा डब्बा जब्बा कुछ समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये क्या बोलना चाहता है। असली में क्वेश्चन ये बोलना चाहता है कि कभी कभी क्या होता है, कभी कभी आप क्या करिएगा, जब आप कभी भी कॉम्बिंग करते हैं अपने हेयर को, तो क्या करते हैं, प्लास्टिक के कॉम्ब से कॉम्बिंग करते हैं, तो उस समय क्या होता है ना, उसमें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन हो जाता है, मतलब जो कॉम्ब होता है वो चार्ज हो जाता है जब ड्राई हेयर को हम कॉम्ब करते हैं। तो लेकिन वहीं अगर हम स्पून से या किसी मेटल आर्टिकल से ड्राई हेयर को ऐसे हम करें तो उस पर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या चार्ज का क्रिएशन नहीं होता है। ये असर्शन होता है। यहाँ पर रीजन दिया हुआ है कि कॉम्ब में जो होता है ना, कॉम्ब जो है इंसुलेटर है, मतलब वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, जिसके चलते उसमें क्या होता है ना, बैड कंडक्टर, मान लीजिए कि ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, मान लीजिए कॉम्ब है, हम ऐसे किए, इसमें चार्ज का क्रिएशन हुआ, तो ये हुआ इंसुलेटर, ये हुआ कंडक्टर, यहाँ पे कोई तालमेल बैठेगा नहीं, यहाँ से कोई चार्ज ट्रांसफर होकर यहाँ पे जाएगा नहीं, समझ में आ रहा ना, चार्ज ट्रांसफर होकर जाएगा नहीं, तो जो चार्ज रहेगा इसी में रह जाएगा, मतलब ये चार्ज हो गया। लेकिन स्पून या किसी मेटल आर्टिकल में ऐसा होता है कि मेटल आर्टिकल को जैसे ही हम ऐसे करने वाले हैं, मान लीजिए कि मेटल आर्टिकल है, जैसे ऐसे किए, इसमें चार्ज का क्रिएशन हुआ था, ये मेटल आर्टिकल कंडक्टर, अपना हाथ कंडक्टर, ये जमीन से सटा हुआ अपना पैर कंडक्टर, समझ में आ रहा, मतलब पूरा कंडक्टर का एक लाइन बन गया है, समझ में आ रहा ना, मतलब चार्ज जैसे यहाँ पे क्रिएशन हुआ, चार्ज हाथ पे आएगा, नीचे चला जाएगा पूरा धरती में, मतलब चार्ज यहाँ पे बचा ही नहीं, चार्ज चला गया नीचे, समझ में आ रहा ना। इसीलिए जब भी हम कॉम्ब करें अपने मतलब बाल को किसी भी रॉड से, मतलब किसी मेटल के रॉड से या किसी भी चीज़ से, समझ में आ रहा है, मतलब जो मेटालिक होना चाहिए, कंडक्टिव होना चाहिए, तो वो चार्ज कभी भी नहीं होगा, समझ में आ रहा है ना, वो इंसुलेटर नहीं होगा जो चार्ज हो सकता है, समझ में आया आपको। तो वही दिया हुआ है आपका असर्शन और रीजन, समझ में आया। देखिए मैं एक बार और रीड कर देता हूँ। नाइलॉन और प्लास्टिक कॉम गेट्स इलेक्ट्रिफाइड ऑन कॉम्बिंग ड्राई हेयर
ये बताया आपको, और दिया हुआ और ऑन रबिंग, मतलब चार्ज बाई रबिंग का खेला है यहाँ पे, ठीक है ना। बट ए मेटल आर्टिकल लाइक स्पून डज, लेकिन मेटल आर्टिकल स्पून जो होता है ना, स्पून मेटल आर्टिकल का बना हुआ स्पून, वो कंडक्टिंग मतलब वो चार्ज क्रिएशन नहीं कर पाता है अपने आप पर, ठीक है ना। इसका रीजन ये है कि द चार्जेज ऑन मेटल लीक थ्रू आवर बॉडी, मतलब जो मेटल पे चार्ज आता है ना, जो रॉड पे चार्ज आता है, मेटालिक रॉड पे चार्ज आता है, वो लीक हो जाता है अपने बॉडी से टू द ग्राउंड एज बोथ आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब अपना बॉडी भी कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, और जो रॉड भी वो भी कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी, और धरती भी है कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का, मतलब एक सीरीज एक लाइन बन जाता है, और चार्ज होता है खुचुक 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 समझा अंदर चला जाता है। देखिए इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। एक तो प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो गया, प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुआ, प्रॉब्लम ये क्रिएट हुआ कि भैया क्या हम मतलब जो मेटालिक चीज़ है, मेटालिक चीज़ों से जब हम रबिंग करेंगे तो उसमें चार्ज का क्रिएशन नहीं होगा, ये तो एक प्रॉब्लम है। इसका सॉल्यूशन बताइए आप। तो सॉल्यूशन मैं देता हूँ ना आपको। सॉल्यूशन इसका ये है कि क्या कर सकते हैं ना, कि जिस मतलब मान लीजिए कि पूरा रॉड का बना हुआ है, देख लीजिए मैं यहाँ पे समझाता हूँ। मान लीजिए कि आप जो कॉम्ब बनाए ना, कॉम्ब मत समझिए इसको, स्पून समझिए, स्पून समझिए, स्पून समझिए, स्पून, ठीक है ना। स्पून कैसे बनाया जाए, हाँ स्पून ऐसे बनाते हैं, ठीक है ना। ये स्पून समझिए, स्पून है, ठीक है, क्या है ये स्पून है, स्पून है, मान लीजिए स्पून है, ठीक है ना। बहुत गंदा बना है स्पून, लेकिन कोई बात नहीं, मैनेज कीजिएगा, ठीक है। मेरा थोड़ा हैंड जो है ना डायग्राम थोड़ा ख़राब है, ठीक है ना। अब इसका क्या करते हैं ना, टेल जो है, टेल मतलब ये जो पार्ट को हम पकड़ने वाला पार्ट, इसको क्या करें, इंसुलेटिंग बॉडी से बना दें, इंसुलेटिंग बॉडी से इसको बनाने के बाद यहाँ हम पकड़ेंगे और ऐसे ऐसे अपने बाल में अगर कॉम्ब किए, समझ में आ रहा है ना, तो वहाँ पे चार्ज हो जाएगा। क्योंकि इतना पार्ट मान लीजिए यहाँ पे ये ब्लैक वाला जो है इंसुलेटिंग से बना हुआ है, पूरा मेटल का रॉड है, ठीक है ना। अब यहाँ से हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो यहाँ पे तो चार्ज का क्रिएशन हुआ, लेकिन यहाँ पे इंसुलेटर है जिसके चलते चार्ज का ट्रांसफर होगा नहीं, चार्ज का ट्रांसफर होगा नहीं तो चार्ज लीक होकर अर्थ में जाएगा नहीं, लीक होकर अर्थ में जाएगा नहीं तो ये न्यूट्रल नहीं होगा, ये चार्ज हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो इसका सॉल्यूशन बस यही है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये मेटल रॉड विथ वुडन और प्लास्टिक हैंडल इज रब्ड विदाउट टचिंग इट्स मेटल पार्ट, इट शोज साइंस ऑफ चार्जिंग। मतलब अगर किसी मेटल बॉडी को वहाँ पे कुछ इंसुलेटिंग बॉडी वहाँ पे अगर डाल दें, वहाँ पे दिखा हुआ ना मेटल रॉड विथ वुडन और प्लास्टिक हैंडल, मेटल रॉड था ये, वुडन और प्लास्टिक हैंडल, यहाँ पे समझ, इज रब्ड विदाउट टचिंग इट्स मेटल पार्ट, मेटल पार्ट को टच नहीं करना, बस इंसुलेटिंग पार्ट को टच करना है, इट शोज साइंस ऑफ चार्जिंग। समझ में आपको बहुत ऐसे समझाया, चलिए नोट कीजिए जल्दी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट 2 क्वेश्चंस ऑफ आवर डे, जल्दी फटाफट कीजिए इन दोनों क्वेश्चंस को, जल्दी फास्ट, समय नहीं लगना चाहिए, 2 मिनट है 2 क्वेश्चन के लिए, ठीक है। वैसे आधे मिनट में हो जाएगा सवाल, इतना आसान सवाल है, ठीक है ना। जल्दी, किसी से भी अगर सोल्व नहीं हुआ ना, समझ लीजिए कूट दूंगा, ये दोनों आसान, बहुत ज़्यादा आसान सवाल है, ठीक है ना। जल्दी जल्दी फास्ट कीजिए, जल्दी फास्ट, जल्दी फास्ट, जल्दी। क्रिकेट खेल जाऊंगा आज, तुम्हारी मुंडी से नहीं हुआ तो सॉल्यूशन, जल्दी हुआ सॉल्यूशन, हुआ, देखो मैं करता हूँ इसका सॉल्यूशन, देखो क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 कि व्हेन 2 बॉडीज आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर दे एक्वायर, मतलब जब भी हम 2 बॉडी को रब करते हैं, समझ में आया, ये बॉडी है, ये बॉडी, इसको जब भी रब करेंगे तो क्या होगा, चार्ज का ट्रांसफर होगा, लेकिन वो इक्वल और अपोजिट होता है। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन गया तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आया, तो 2 इलेक्ट्रॉन के चलते जो चार्ज यहाँ पे क्रिएट हुआ, वहीं 2 इलेक्ट्रॉन के चलते यहाँ पे चार्ज आएगा। समझ में आ रहा ना। तो यहाँ पे आंसर होने वाला आपका इक्वल एंड अपोजिट, बाकी ये सब भाड़ में गया ऑप्शन, इक्वल एंड सिमिलर चार्ज, अनइक्वल एंड सिमिलर चार्ज, अनइक्वल एंड अपोजिट चार्ज। समझ में आया ना, इतना समझ में। देखिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 जो है, ये सर्सन रीजन का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन को मैं इससे पहले भी समझा चुका हूँ, लेकिन ये सर्सन रीजन में आपको इसलिए दिया क्योंकि आपको बस रिवाइज करा सकूँ, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे सर्सन बोल रहा है कि ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन इज रिपल्सन नॉट अट्रैक्शन। बिल्कुल सही बात है, मैं तो जानता हूँ, लेकिन आप जानते हैं कि नहीं, मैं समझाऊंगा उसके बाद पता चलेगा। रीजन देखिए, रीजन लिखा हुआ है कि अट्रैक्शन कैन टेक्स प्लेस बिटवीन ए चार्ज एंड अनचार्ज बॉडी और बिटवीन 2 सिमिलरली चार्ज बॉडी, ये भी बताया हूँ मैं। मतलब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि सीओ टेस्ट ऑफ जो चार्ज होता है ना, मतलब सीओ टेस्ट ऑफ चार्ज की चार्ज है कि नहीं, वो पता चलता है रिपल्सन से। क्योंकि अट्रैक्शन जो है ना, अट्रैक्शन जरूरी नहीं कि पॉजिटिव निगेटिव में ही होगा, समझ में आ रहा है ना। अट्रैक्शन निगेटिव में भी हो सकता है, पॉजिटिव में भी हो सकता है, और अट्रैक्शन जो है ना ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते 2 अनचार्ज बॉडी में भी हो सकता है। तो पता ही नहीं चलेगा कि अट्रैक्शन हो रहा है तो किसके चलते हो रहा है भाई, अट्रैक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते हो रहा है कि इंडक्शन के चलते हो रहा है, समझ में आ रहा है ना। अट्रैक्शन का तो पता नहीं चलेगा, लेकिन रिपल्सन हो रहा है, तो बस उसका एक ही रीजन है रिपल्सन का, वो है रिपल्सन होने का बस एक ही रीजन है। आपने क्या पढ़ा है, वो है अपना रिपल्सन। समझ में आ रहा ना, मतलब अगर चार्ज दोनों रिपेल कर रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि सेम नेचर के चार्ज हैं, तभी जाकर रिपल कर रहे हैं। मतलब इससे पता आपको ये चलेगा कि जो चार्ज है ना वहाँ पे प्रेजेंट है, समझ में आ रहा है ना। लेकिन अगर अट्रैक्शन हो रहा है तो वहाँ पे आपको ये भी पता चल सकता है कि हाँ चार्ज है कि नहीं है, मतलब मास से भी हो सकता है अट्रैक्शन, समझ में आ रहा है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स से भी हो सकता है अट्रैक्शन, इंडक्शन से भी हो सकता है अट्रैक्शन, लेकिन रिपल्सन होगा तो बस समझ लीजिए कि वहाँ पे गारंटी है कि चार्ज है। समझ में आ रहा है ना। चलिए नोट कीजिए जल्दी फटाफट, इसे नोट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, आपने मेरा क्लास देखा, और समझिए कि ये क्लास के बाद
जितना भी इससे पहले पढ़ाया हूँ सब रिवाइज, ऑलमोस्ट 95% ऑफ द थिंग्स रिवाइज हो चुका होगा। और बाकी सब के लिए आप हम पे छोड़ दीजिए, आगे आने वाला है कुलम्स लॉ। कुलम्स चाचा का लॉ को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे, समझ में आ रहा ना कल, और बहुत मस्ती से पढ़ने वाले हैं, और इतने क्वेश्चंस करेंगे, इतने क्वेश्चंस करेंगे कि पूरे कुलम्स चाचा का धुआं धुआं उड़ा देंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।